हेलो फ्रेंड्स, यूथ पब्लिकेशन के इतिहास की बुक के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे लोहार वंश। अगर जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और इससे संबंधित इसी प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें इससे संबंधित वीडियो और देखने के लिए। इससे आगे की वीडियो जो हैं और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। लोहार वंश। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो संग्रामराज ने किया था। संग्रामराज ने किस मंत्री की हत्या महमूद गजनवी से परास्त होकर उस उपरांत कर दी थी? तो तुंग ने। संग्रामराज ने किस मंत्री की हत्या महमूद गजनवी से परास्त होने के उपरांत कर दी थी? तो तुंग। संग्रामराज के पश्चात लोहार वंश के सिंहासन पर कौन आसीन होता है? तो अनंत। लोहार वंशी शासक अनंत की धर्मनिष्ठा पत्नी का क्या नाम था? तो सूर्यमती नाम था। लोहार वंशी शासक अनंत की धर्मनिष्ठा पत्नी का क्या नाम था? तो सूर्यमती नाम था। व्रत कथा मंजरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता क्षेमेंद्र किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये लोहार वंशी शासक अनंत ने। अनंत के शासन काल में किस मंत्री ने कश्मीर में आर्थिक और तथा प्रशासनिक सुधार की योजनाएं लागू करी थी? तो हलधर। ये प्रधानमंत्री था अनंत का। अनंत के पश्चात लोहार वंश की गद्दी पर कौन आसीन होता है? तो कलश। लोहार वंशी शासक कलश की शासन अवधि क्या थी? 1063 से 1089। लोहार वंशी शासक कलश के पश्चात कौन सिंहासन सिंह हुआ? तो कलश का पुत्र हर्ष। लोहार वंशी शासक हर्ष आश्रित कवि विद्वान कौन था? तो कल्हड़। यही इसी ने लिखा है हर्षचरित। किस लोहार वंशी शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की नियुक्ति की थी? तो हर्ष ने करी थी। किस लोहार वंशी शासक ने देवोत्पन्न नायक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका कार्य मंदिरों को लूट कर व मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर धन एकत्र करना था? तो हर्ष ने। किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है। तो ये कश्मीर का नीरो मतलब जनता दुखी है। ये नीरो क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, मतलब आनंद में मस्त था, तो इसलिए नीरो इसको कहा जाता है। क्योंकि ये जनता देखिए मंदिरों को लूट रहा है, मंदिरों को लूट कर मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर धन एकत्र कर रहा था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये शासक जनता के लिए अच्छा नहीं था। लोहार वंशी शासक हर्ष की मृत्यु के पश्चात किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो उच्छल, सुसल, भिक्षाचर, जयसिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। अब कामरूप का वर्मन वंश देखते हैं। कामरूप के वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुष्यवर्मन को माना जाता है। कामरूप के वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि। वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? तो प्रयाग ज्योतिषपुर असम में। वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? प्रयाग ज्योतिषपुर असम। कामरूप के वर्मन वंश का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो निधनपुर ताम्रलेख, नालंदा नालंदा मुद्रालेख और हर्षचरित। किस वर्मन वंशी शासक ने समय वर्मन किस वर्मन वंशी शासक के समय वर्मन वंश की राजनीतिक प्रभुत्ता में वृद्धि हुई थी? तो भूति वर्मन। किस नर्मन वंशी शासक के समय नर्मन वंश की राजनीतिक प्रभुत्ता में वृद्धि हुई थी? तो भूति वर्मन। वर्मन वंशी शासक पुष्य वर्मन के समकालीन गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। किस वर्मन वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था? पुंड्रवर्धन। किस वर्मन वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया था? पुंड्रवर्धन। किस वर्मन वंशी शासक ने के शासन काल में गौड़ नरेश संशाक ने आक्रमण किया था? तो सुप्रतिष्ठित वर्मन। इसके शासन काल में जो गौड़ नरेश संशाक होता है वो आक्रमण करता है। सुप्रतिष्ठित वर्मन के पश्चात वर्मन वंश का उत्तराधिकारी कौन था? भास्कर वर्मन था। आगे आते हैं। वर्मन वंशी शासक भास्कर वर्मन की मित्रता मैत्री संबंध किस शासक के साथ थी? तो वर्धन वंशी शासक हर्षवर्धन। वर्मन वंशी शासक भास्कर वर्मन की मित्रता मैत्री संबंध किस शासक के साथ थी? तो वर्धन वंशी शासक हर्षवर्धन। किस वर्मन वंशी शासक
को हर्षचरित ग्रंथ में महाराजा धीराज कहा गया है, तो ये सुस्थित वर्मन या मृंगाल को कहा गया है। भास्कर वर्मन का कौन सा दूत हर्षवर्धन के पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया था? तो हंसबेग। भास्कर वर्मन का कौन सा दूत हर्षवर्धन के पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया था? तो हंसबेग। चीनी यात्री हेंगसांग किस वर्मन वंशी शासक के दरबार में गया था? तो भास्कर वर्मन के। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्मन शासकों ने किस क्षेत्र को जीतकर वर्मन साम्राज्य का विस्तार किया था? तो ये किया था कर्णसुवर्ण। आगे देखिए, वर्मन वंश के अंतिम महान शासक भास्कर वर्मन था। वर्मन वंश के पतन के पश्चात कामरूप किस साम्राज्य का अंग बन गया था? तो पाल साम्राज्य का बन गया था। आगे देखिए, निधनपुर ताम्रलेख, नालंदा मुद्रालेख तथा हर्षचरित से प्राप्त वर्मन वंश के शासकों के नाम: पुष्यवर्मन, समुद्रवर्मन, बलवर्मन, कल्याणवर्मन, गणपतिवर्मन, महेंद्रवर्मन, नारायणवर्मन, भूतिवर्मन, चंद्रमुखवर्मन, स्थितवर्मन, सुस्थितवर्मन, सुप्रतिष्ठित वर्मन और भास्कर वर्मन। अब आते हैं नेपाल राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेपाल राज्य, नेपाल का प्राचीन राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? गंडक और कोशी। नेपाली इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वंशावलियां, अभिलेख, मुद्राएं, चीनी तिब्बती लेखों का विवरण। वंशावलियों के अनुसार नेपाल का सर्वप्रथम किस वंश का शासन किया था? तो गोपालक वंश। गोपालक वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया? तो ये गया अभीरों का शासन। अभीरों के शासन के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया था? तो किरातों का शासन था। नेपाल राज्य पर कितने किरात राजाओं ने शासन किया? तो 29 किरात राजाओं ने शासन किया नेपाल पर। किरातों के पश्चात नेपाल राज्य को किसने विजित किया था? तो निमिष नामक भारतीय क्षत्रिय राजकुमार ने। निमिष वंश के कितने राजाओं ने नेपाल में शासन किया? तो 5 राजाओं ने। निमिष वंश का विनाश कर किस वंश ने नेपाल में शासन स्थापित किया था? तो लिच्छवी राजवंश ने। अभिलेखों के अनुसार कितने लिच्छवी राजाओं ने नेपाल पर राज्य किया था? तो 28 राजाओं ने शासन किया था। नेपाली लिच्छवियों को पवित्र बौद्ध किस विदेशी यात्री द्वारा बताया गया? तो चीनी यात्री हेंगसांग द्वारा। नेपाली लिच्छवियों को पवित्र बौद्ध किस विदेशी यात्री द्वारा बताया गया है? तो चीनी यात्री हेंगसांग द्वारा। गुप्त वंश के पतन के पश्चात नेपाल में किस शासक के नेतृत्व में पुनः लिच्छवियों का उत्कर्ष हुआ था? तो मानदेव। 7वीं सदी में फैली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर किस राजमंत्री ने लिच्छवियों की राजसत्ता अधिग्रहण कर लिया था? तो अंशुवर्मा मंत्री था ये। अंशुवर्मा ने नेपाल में किस वंश की स्थापना करी थी? तो वैश्य ठाकुरी वंश। अंशुवर्मा प्रारंभ में किस लिच्छवी शासक का सामंत था? तो शिवदेश प्रथम का था। किस तिब्बती नेता ने अंशुवर्मा के शासनकाल में नेपाल पर आक्रमण किया था? तो ये सांग था। किस तिब्बती नेता ने अंशुवर्मा के शासनकाल पर नेपाल पर आक्रमण किया था? तो ये सांग। अंशुवर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर मैत्री संबंध स्थापित किया था? तो तिब्बती नेता सांग। नेपाल के वैश्य ठाकुरी वंश के किस शासक ने सिक्कों पर महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है? तो अंशुवर्मा। नेपाल में किस वंश की स्थापना की थी? वैश्य ठाकुरी वंश। अंशुवर्मा प्रारंभ में किस लिच्छवी शासक का सामंत था? शिवदेश प्रथम। किस तिब्बती नेता ने अंशुवर्मा के शासनकाल में नेपाल पर आक्रमण किया था? तो ये सांग। अंशुवर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया कर मैत्री संबंध स्थापित किया था? तिब्बत नेता सांग। नेपाल के वैश्य ठाकुरी वंश के शासक के सिक्कों पर महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है? तो अंशुवर्मा के। नेपाल के वैश्य ठाकुरी वंश के शासक अंशुवर्मा के अभिलेख किन किन स्थानों पर प्राप्त हुआ? तो काठमांडू, देवीपाटन, पाटन और बागमती से। वैश्य ठाकुरी वंश के शासक अंशुवर्मा की मृत्यु के बाद नेपाल में पुनः किस वंश के शासन स्थापित होता है? लिच्छवी वंश। अंशुवर्मा के पश्चात लिच्छवी शासक
ने शासन किया था? तो नरेंद्र देव ने किया था। लिच्छवी के शासक नरेंद्र देव के पश्चात कौन सिंहासनसीन हुआ था? तो ये हुआ आपका शिवदेव। लिच्छवी शासक शिवदेव के ने किस समकालीन राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो मौखरी वंश। लिच्छवियों के पश्चात नेपाल राज्य पर किसका अधिकार हो गया था? तो तिब्बत का। आगे देखिए उड़ीसा के राजवंश शैलोद्भव वंश। शैलोद्भव वंश की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई? उड़ीसा के कोदंग क्षेत्र, आधुनिक पुरी और गंजाम जिला। शैलोद्भव वंशी शासक प्रारंभ में किस वंश के अधीन सामंत थे? गौड़ वंशी शासक संसार के। किन प्राचीन नामों से जाना जाता है? कलिंग तथा उत्कल। उड़ीसा एक ऐतिहासिक युग में सर्वाधिक प्रसिद्धि किस नाम से होती है? तो कलिंग से। उड़ीसा में शैलोद्भव वंश से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो 15 अभिलेख प्राप्त हुए शैलोद्भव वंश से। उड़ीसा के शैलोद्भव वंश से संबंधित सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो माधव राज द्वितीय का गंजाम लेख। कौन सा अभिलेख उड़ीसा के शैलोद्भव वंश से संबंधित है? तो बुगुध अभिलेख। किस अभिलेख के अनुसार कलिंग क्षेत्र में पुलिंद सेन नामक राजा के प्रार्थना पर भगवान शिव ने शैल को तोड़कर शैलोद्भव नामक व्यक्ति को उत्पन्न किया, जिसे शैलोद्भव वंश की स्थापना की थी? तो बुगुध अभिलेख। शैलोद्भव वंश का अधिकांश अभिलेख किस देवता के प्रतीक मिलते हैं? तो नंदी, बैल, शैव प्रतीक। शैलोद्भव वंश से अभिलेख किस वंश को कुलगिरी के रूप में संबोधित किया गया है? तो महेंद्र पर्वत। शैलोद्भव वंश का स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? तो माधव राज द्वितीय को माना जाता है। शैलोद्भव वंश के अभिलेख में किस शासक को रणभीद, सैन्यभीद तथा संपूर्ण कलिंग का स्वामी कहा गया है? तो माधवराज द्वितीय को कहा गया है। आगे देखिए भौमकर वंश। 8वीं शताब्दी के मध्य में शैलोद्भव वंश के पतन के बाद उड़ीसा में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो ये भौमकर वंश की स्थापना हुई। उड़ीसा के भौमकर वंश शासक का शासन क्षेत्र क्या था? तो बालासोर, कटक, पुरी। बालासोर, कटक, पुरी। भौमकर वंश शासकों की राजधानी क्या थी? तो गुहदेव पारक, गुहेश्वर पाटक, आधुनिक जाजपुर। भौमकर वंश से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 17 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भौमकर वंश से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 17। आगे देखिए भौमकर वंश से संबंधित अभिलेख कौन कौन से हैं? तो कौन कौन सा है? 84, नेउलपुर, गंजाम और धेनकलन अभिलेख। 84, नेउलपुर, गंजाम, धेनकनल अभिलेख। किस अभिलेख में भौमकर वंश के शासक शुभकरदेव प्रथम को परमेश्वर महाराजाधिराज परम भट्टारक कहा गया है? तो यह 84 अभिलेख। 84 अभिलेख में भौमकर शासक द्वारा निर्मित कराया गया? तो शुभकर देव प्रथम के पुत्र शिवकर द्वितीय ने। उड़ीसा के भौमकर वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो 18 शासकों ने। उड़ीसा के भौमकर वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो 18 शासकों ने शासन किया था। आगे देखिए उड़ीसा के भौमकर वंश में किन किन महिलाओं ने शासन किया? तो पृथ्वी महादेवी, गौरी दंडी महादेवी, वकुला महादेवी और धर्म महादेवी। कौन कौन है? पृथ्वी महादेवी, गौरी दांडी महादेवी और वकुला महादेवी और धर्म महादेवी आदि। कर शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध तथा शैव। उड़ीसा के भौमकर शासकों के संरक्षण में किस बौद्ध केंद्र का विकास हुआ था? तो रत्नागिरी। उड़ीसा के भौमकर शासक ने किस प्रसिद्ध देवी मंदिर का निर्माण कराया था? तो चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण कराया था। उड़ीसा के भौमकर वंश के पतन के बाद किस वंश का अधिकार स्थापित हो गया था? तो सोमवंशी शासकों का अधिकार हुआ था उड़ीसा के भौमकर वंशों के पतन के बाद। अब आते हैं भंज वंश पढ़ते हैं। उड़ीसा में भौमकर वंश के पतन के बाद
किस वंश की स्थापना होती है? ये भंज वंश की स्थापना होती है। किस वंश की स्थापना होती है? तो ये भंज वंश। उड़ीसा के भंज वंश में कौन सी शाखाएं अस्तित्व में थी? तो खिंजली मंडल के भंज, खिंजिंगकोट्टा के भंज, मयूरभंज और क्योंझर में, और बौद्धों के भंज या फूलवनी जिला। उड़ीसा के भंज वंश का प्रथम अभिलेख किस शासक ने जारी किया था? तो शत्रुभंज ने। आगे देखिए, उड़ीसा के खिजिंग खिजिंग के भंज वंश का संस्थापक कौन था? तो कोट्टभंज। उड़ीसा के खिजिंग वंश का संस्थापक कोट्टभंज। त्रिभुवन त्रिभुवन कलश, अमोघ कलश, कल्याण कलश जैसी उपाधियां किस वंश के शासकों ने धारण करी थी? तो खिजिंग के भंज वंश ने त्रिभुवन कलश, अमोघ कलश, कल्याण कलश जैसी उपाधियां धारण करी थी। मंदिर और भित्ति चित्रों के निर्माण में किस वंश के शासकों ने अत्यधिक रुचि दिखाई थी? तो खिजिंग के भंज वंश ने। सोमवंश पढ़ते हैं। सोमवंशी शासक मूलतः कहाँ के मूल निवासी थे? तो दक्षिण कौशल राज्य के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? दक्षिण कौशल राज्य के। सोमवंशी उड़ीसा के किस क्षेत्र पर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उत्तर तथा मध्य उड़ीसा में। उड़ीसा के सोमवंशी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित थी? तो चैती नगर, आधुनिक बिंका और अभिनव ममती नगर, जाजपुर। प्रारंभिक सोमवंशी संबंधित व्यक्तित्व किसे माना जाता है? चंद्र कुलोत्पन्न उदयन। आगे देखिए, उड़ीसा के का निर्माता किस राजवंश को माना जाता है? सोमवंश को माना जाता है उड़ीसा का निर्माता। आगे देखिए, सोमवंशी शासकों ने अभिलेख क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कलिंगाधिपति तथा कौशलेंद्र। उड़ीसा के सोमवंश के प्रथम शासक किसे माना जाता था? महाभवगुप्त या जन्मेजय। उड़ीसा के सोमवंश के प्रथम शासक किसे माना जाता था? महाभवगुप्त या जन्मेजय। सोमवंशी महाभवगुप्त जन्मेजय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो महाशिवगुप्त द्वितीय। ये धर्मरथ कहते थे इसको। किस सोमवंशी शासक को द्वितीय परशुराम कहा गया था? तो ये महाशिवगुप्त द्वितीय को ये धर्मरथ जिसे कहा जाता है। अब आगे देखिए, उड़ीसा के सोमवंशी शासक कौन सी उपाधियां धारण करते थे? तो जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ आदि। कौन कौन सी उपाधियां? जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ आदि। सोमवंशी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक ने किया था? तो जन्मेजय के पुत्र ययाति प्रथम ने। सोमवंशी शासन काल में मंदिर वास्तुकला की किस शैली का विकास होता है? तो सोमवंशी शैली का। सोमवंशी शासक ययाति के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो भीमरथ, धर्मरथ और नहुष। सोमवंशी शासक ययाति के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो भीमरथ, धर्मरथ और नहुष। उड़ीसा स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण किस सोमवंशी शासक के शासनकाल में प्रारंभ होता था? ययाति द्वितीय के पुत्र उद्योत केसरी। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस सोमवंशी शासन के शासनकाल में आरंभ होता है? तो ययाति द्वितीय के पुत्र उद्योत केसरी। अब आते पूर्वी गंग पढ़ते हैं। पूर्वी गंग वंश मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये कर्नाटक के थे। पूर्वी गंग अथवा उड़ीसा के गंग वंश का संस्थापक कौन सा था? विग्रहहस्त पंचम। पूर्वी गंग के संस्थापक विग्रहहस्त पंचम किसके अधीनस्थ सामंत था? तो चोल शासक राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम। पूर्वी गंग शासक व्रजहस्त पंचम ने राज्याभिषेक के पश्चात कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो अनंत वर्मन की उपाधि धारण करी थी ये पूर्वी गंग वंश के शासक व्रजहस्त पंचम ने। आगे देखिए, पूर्वी गंग के किस शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर कलिंग नगर या दंतपुर से अभिलेख जारी करवाया था? तो व्रजहस्त पंचम ने। किस शासक ने व्रजहस्त को परास्त कर स्वयं कलिंगाधिपति की उपाधि धारण करी थी? कलचुरी शासक कर्ण ने। किस शासक ने व्रजहस्त को परास्त कर स्वयं कलिंगाधिपति की उपाधि धारण करी थी? तो कलचुरी शासक कर्ण ने। व्रजहस्त के पुत्र राजराज देवेंद्र वर्मा ने किस चोल शासक के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था? तो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम। व्रजहस्त के पुत्र राजराज देवेंद्र वर्मा ने किस चोल शासक के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था? तो चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के।
पंचम के पश्चात पूर्वी गंग वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजराज देवेंद्र वर्मा। राजराज देवेंद्र वर्मा के पश्चात पूर्वी गंग वंश का सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो अनंत वर्मा। हाँ, चोडगंग। अनंत वर्मा चोडगंग ये राजराज देव वर्मा के पश्चात आता है। गंग वंश के महानतम शासक अनंत वर्मा। चोडगंग के माता तथा पिता का क्या नाम था? माता थी राजसुंदरी और पिता था राजराज देवेंद्र वर्मा। गंग वंशी शासक अनंत वर्मा। चोडगंग के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कोरनी, विशाखापट्टनम, गंजाम और द्रक्षाराम। 12वीं सदी में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मा चोडगंग ने। पूर्वी गंग शासक अनंत वर्मा। चोडगंग ने कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो कौन सी? त्रिकलिंगाधिपति, उत्कल स्वामी और गंग चूड़ामणि। उड़ीसा के सोमवंशियों को अपदस्थ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अनंत वर्मा चोडगंग को। उड़ीसा के सोमवंशियों को अपदस्थ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अनंत वर्मा चोडगंग को दिया जाता है। अनंत वर्मा चोडगंग अपनी मृत्यु से पूर्व अपने किस पुत्र का राज्याभिषेक किया था? तो ये कामारवण का किया था। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम। पूर्वी गंग वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कलिंग नगर, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में। सिंध का राज्य 7वीं शताब्दी में किस उत्तर भारतीय शासक के अधीन था? तो ये हर्षवर्धन के अधीन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सिंध राज का शासन किस वंश के अधीन हो गया था? तो राय वंश के अधीन हो गया। राय वंश से संबंधित किन प्रमुख शासकों के नाम ज्ञात होते हैं? तो राय दिवजी, राय सिंहरस, राय साहसी, राय सिंहरस द्वितीय, राय साहसी द्वितीय। आगे देखिए, पारसिया के शासक निमरूज ने सिंध पर आक्रमण कर किस राय शासक की हत्या कर दी? तो राय सिंहरस द्वितीय की। राय सिंहरस द्वितीय के पश्चात कौन सिंहासनसीन हुआ? तो राय साहसी द्वितीय। चाच नामक ब्राह्मण मंत्री ने किस शासक की हत्या कर एक नए राजवंश की नींव डाली थी? तो राय साहसी द्वितीय ने। चाच नामक ब्राह्मण मंत्री ने किस सिंध क्षेत्र में किस वंश की स्थापना करी थी? तो ब्राह्मण वंश की स्थापना करी थी। सिंध में के ब्राह्मण वंश के शासक चाच के कितने पुत्र थे? तो ये थे 2 पुत्र, ताहिर और दहरसिय। आगे देखिए, सिंध के शासक चाच की मृत्यु के बाद सिंध का शासक कौन बना? तो चाच का भाई चंद्र। सिंध के शासक चंद्र की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी युद्ध किसके मध्य हुआ? तो चंद्र के पुत्र दुराज तथा दाहिर के मध्य। सिंध के उत्तराधिकारी के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो दाहिर की। सिंध, बलूचिस्तान तथा कश्मीर में एक छत्र राज्य किस ब्राह्मण वंशी शासक ने स्थापित किया था? तो ये राजा दाहिर था। सिंध राज्य पर अरबों द्वारा प्रथम अभियान कब हुआ? तो 636 ईस्वी में हुआ था। सिंध पर पहला अरबों का अभियान 636 ईस्वी में। सिंध राज्य पर अरबों द्वारा प्रथम अभियान किस समय इस्लामी जगत खलीफा कौन थे? तो खलीफा उमर थे। सिंध राज्य पर अरब आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? तो अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटना। सिंध राज्य पर अरब आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? तो अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटना। किन 2 अरबी सेनानायकों को सिंध के शासक दाहिर ने मार डाला था? तो उबैदुल्ला और बुरदल को। सिंध के शासक दाहिर
किस अरब आक्रमणकारी से पराजित हो गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गया था दाहिर। सिंध शासक दाहिर और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के मध्य घमासान और भीषण युद्ध कब होता है? तो 1712 ईस्वी में होता है। आगे देखिए, अरबों द्वारा सिंध की विजय के समय इराक या बगदाद का गवर्नर कौन था? तो मंसूर हज्जाज था। सिंध के शासक दाहिर के पश्चात सिंध राज्य पर किसका शासन स्थापित हुआ? तो अरब के मुसलमान। अब हम पढ़ेंगे राजपूत का युगीन संस्कृति, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत। चलिए शासन व्यवस्था देखते हैं। शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास किस युग में दिखाई देता है? तो राजपूत काल में दिखाई देता है सामंतवाद का पूर्ण विकास। मध्य पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत को। राजपूत काल पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में किस राज्य की आय की भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमिकर था। राजपूत काल में राज्य की इकाई किस नाम से जाना जाता था? तो जागीर। राजपूत काल में प्रायः जागीर का सर्वे सर्वा या शासन प्रबंधन किसके नेतृत्व में किया जाता था? तो सामंत चहमान चौहान। शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में कितने सामंतों का अस्तित्व का पता चलता है? तो 150 समकालीन सर्वाधिक सामंत थे। राजपूत कालीन सामंतों राजपूत कालीन सामंतों के दो विशेषाधिकार क्या थे? तो न्यायालय तथा मंत्री परिषद। सामंत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो ये अशोभकृत बुद्धचरित। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया था? तो स्वतंत्र पड़ोसी राज्य। भारत में सामंत शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो स्वामियों के लिए प्रयुक्त होता था। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में आरंभिक मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला है? तो ये प्रोफेसर R.S. शर्मा। सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्थर्न इंडिया पुस्तक के किस भारतीय इतिहासकार ने लिखी? तो प्रोफेसर B.N.S. यादव। सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्थर्न इंडिया पुस्तक किस भारतीय इतिहासकार ने लिखी है? तो प्रोफेसर B.N.S. यादव। उत्तर भारत में सामंत और महासामंत शब्द का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो वैन्य गुप्त के गुणोधर अभिलेख से। 19वीं सदी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किस वंश के शासकों ने बांधा था? प्रतिहार शासक ने। पूर्व मध्यकाल में जागीरों का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो महासामंत या सामंत। अब देखिए पूर्व मध्यकालीन प्रशासनिक परिषद देख लेते हैं। देखिए अमात्य वर्ग, मंत्रिमंडल, राजपुरुष और उच्चाधिकारी। महापुरोहित और राजपुरोहित में धार्मिक, राजनीतिक, मर्मज्ञ और अधिकारी होते थे। धार्मिक मर्मज्ञ और ये धार्मिक और राजनीतिक मर्मज्ञ अधिकारी होते थे। पुरोहित और ये जो राजपुरोहित होते थे और महापुरोहित होते थे। महासंधि विग्राहिक और संधि विग्राही में विदेश मंत्री, युद्ध एवं शांति विषयक मंत्री होते थे। महाज पटलिक ये लेखा विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। महाज पटलिक में लेखा विभाग का प्रधान अधिकारी। महादंडनायक मुख्य सेनापति होता था। महाभंडागारिक ये कोषाध्यक्ष। महाभंडागारिक कोषाध्यक्ष, महादंडनायक मुख्य सेनापति। महाधर्माध्यक्ष या धर्मस्थीय ये प्रधान न्यायाधीश होता था। महाधर्माध्यक्ष या धर्मस्थिति प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति भुक्ति प्रांत का प्रधान। बंदिन बंदीपति या बंदीपुत्र राजकवि होता था। बंदिन बंदीपति या बंदीपुत्र या इसे राजकवि होता था। नैमित्तिक ये था राज ज्योतिष। भीष्माधिराज ये राज चिकित्सक होता। भीष्माधिराज राज चिकित्सक और नैमित्तिक राज ज्योतिष। पूर्व मध्यकालीन प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं। पहले साम्राज्य आता है। साम्राज्य के बाद राष्ट्र या भुक्ति, भुक्ति के बाद मंडल, मंडल के बाद जनपद, विषय और विषय के बाद गांव। कौन कौन से होंगे? पहले साम्राज्य, फिर राष्ट्र, भुक्ति या मंडल, फिर मंडल, जनपद, विषय, फिर गांव। आगे देखिए पूर्व मध्यकालीन सत्ता का सामंती पिरामिड ये कौन सा है? पहले आते हैं कौन?
राजा महाराजाधिराज, कुलीन, नोबल्स, महासामंत, जागीरदार सामंत और किसान श्रमिक। आगे देखिए, सामाजिक जीवन कैसा था। राजपूत कालीन समाज में कौन कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी? तो वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। कल्हड़कृत राजतरंगिणी ग्रंथ से कितनी उपजातियों का वर्णन मिलता है? तो 64 उपजातियों का वर्णन मिलता है कल्हड़कृत राजतरंगिणी से। राजपूत महिलाओं द्वारा सामूहिक प्राणोत्सर्ग करने की प्रथा को क्या कहलाती थी? ये जौहर कहलाती थी। कि जब सामूहिक तौर पर जो राजपूत महिलाएं प्राणोत्सर्ग करती थी तो उसे जौहर कहा जाता था। किस राजपूत शासक ने साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो परमार भोज ने। धर्मशास्त्र अभिलेखों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया है? तो ये मेघातिथि ने। मंदिर वैश्यवर्ती का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख में प्राप्त हुआ है? तो ये रामगढ़। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूकफुरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है? तो इब्न खुर्दाब ने। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूकफुरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है? तो इब्न खुर्दाब। मितशरा के अनुसार कब पुत्र को पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है? तो जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में बंधुआ आश्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द कौन से थे? व्यक्ति और विष्टि। प्राचीन काल में बंधुआ आश्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द कौन से थे? व्यक्ति या विष्टि। वर्ण संकर जातियों की लंबी सूची मिलती है। तो ये मिलती है 64 वर्ण संकर जातियों की लंबी सूची वैजयंती ग्रंथ में। सभा श्रृंगार ग्रंथ में कितने प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है? तो 34 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। सभा ये मिलता है 34 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख सभा श्रृंगार ग्रंथ में। आगे देखिए, किस विदेशी यात्री के मध्य भारत में ब्राह्मणों को देश कहा गया है? तो चीनी यात्री हंगसांग। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कितने क्षत्रिय कुलों या शाखाओं का वर्णन मिलता है? तो ये 36 शाखाओं का वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो में क्षत्रिय कुलों या शाखाओं का। आर्थिक जीवन देखते हैं। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था, कृषि कार्य। किस राजपूत कालीन ग्रंथ में 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है? तो हेमचंद कृत चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि से 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है राजपूत काल में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बंगाल में 50 से अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता था? तो शून्य पुराण से मिलता है ये कि बंगाल में 50 से अधिक प्रकार के चावलों का उत्पादन किया जाता था, शून्य पुराण से। किस राजपूत शासक ने आना सागर नामक झील और बीसल सर नामक तालाब खुदवाया था? तो अरुणोराज एवं बीसल देव ने। किस राजपूत शासक ने आना सागर नामक झील और बीसल सर नामक तालाब खुदवाया था? तो अरुणोराज एवं बीसल देव। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबा भोज सर तालाब का निर्माण करवाया था? तो परमार भोज ने करवाया था। राजपूत काल में सिंचाई हेतु किस तकनीक का प्रयोग प्रमुखता से करते थे? तो ये था अरहट या राहट। पूर्व मध्यकालीन साहित्य तथा लेखों में किन किन प्रकार के तिक्कों का प्रचलन था? दिनार, द्रम, रूपक, कर्षार्पण, विंशोपक, वंशिका। पूर्व मध्यकालीन साहित्य तथा लेखों में किन किन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? दिनार था, द्रम था, रूपक था, कर्षार्पण था और विंशोपक था, वंशिका था। अब आगे देखिए, राजपूत काल पूर्व मध्यकाल में प्रचलित विभिन्न कर। देखिए, पहला देखिए क्या है? भाग कृषकों के उपज के अंश के रूप में कर, कृषकों की उपज के अंश के रूप में कर। भोग राजा के उपभोग के समय समय पर प्रजा द्वारा दिया गया कर। बलि राजा को उपहार के रूप में प्राप्त कर। धान्य कुछ विशेष प्रकार के अनाजों पर कर जो होता था वो धान्य कहलाता था। हिरण्य नकद वसूल किया जाने वाला कर होता था, हिरण्य कहते थे। तो भाग कृषकों की उपज के अंश के रूप में कर। भोज राजा के उपभोग के लिए समय समय पर प्रजा द्वारा दिया गया कर। बलि राजा के उपहार के रूप में प्राप्त कर।
धान्य, कुछ विशेष प्रकार के अनाजों पर कर, हिरण्य, नकद वसूल किया जाने वाला कर, ऊपरी 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 कर, ये था अस्थायी और स्थायी कृषकों पर लगने वाला कर, उपल उपलिप्त उपलिप्त अनिश्चित और अतिरिक्त कर, क्लिप्त निश्चित कर। उदक भाग सिंचाई कर होता था, उदक भाग सिंचाई कर। तुरुष्क दंड मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, तुरुष्क दंड मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। प्रमाणिक कर बिजली कर था। कर शुक्ल जल जल यात्रा कर। बंगाल में पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? तो कैवर्त, महिपाल द्वितीय। कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो ये वर्णित है गढ़वाल वंश के। तुरुष्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो ये वर्णित है आपके गढ़वाल वंश के। राजपूतकालीन भूमि मापन हेतु प्रचलित मानक क्या थे? तो ये द्रोणपाव, अड़पाव, कुल्यपाव, नहीं, ये क्या होता है? द्रोणवाप, आड़वाप, कुल्यवाप, खंडूकवाप और नालिकवाप। राजपूतकालीन भूमि मापन के प्रचलित मानक क्या थे? द्रोणवाप, आड़वाप, कुल्यवाप, खंडूकवाप और नालिकवाप। राजपूतकालीन भूमि कर वर्गीकरण था ऊसर, जहाँ बीज न उगता हो। खिलपर्ती, जिस भूमि को न जोता हो। साख्त, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि। आकृष्ट, जिसमें खेती न की गई हो। वहीत या उपजाऊ भूमि। कौन कौन सी थी? ऊसर, जहाँ बीज न उगता हो। खिलपर्ती, जिस भूमि को न जोता जाता हो। साख्त, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि थी। आकृष्ट, जिसमें खेती न की गई हो। वाहित, उपजाऊ भूमि थी। अब आगे देखिए, पूर्व मध्यकाल में राजस्थान के किस झील से नमक का उत्पादन किया जाता था? तो ये किया जाता था सांभर झील। पूर्व मध्यकाल में राजस्थान की किस झील से नमक का उत्पादन होता था? सांभर झील से। राजपूत काल में राजकोष किस वर्ग को कहा गया है? तो वणिक वर्ग को। राजा का कोष, राजपूत काल में राजा का कोष किस वर्ग को कहा गया है? वणिक वर्ग को कहा गया है। गधैया प्रकार के सिक्के किस राजपूत वंश से संबंधित है? गोहिलों तथा चहमानों से। गधैया प्रकार के सिक्के किस राजपूत वंश के से संबंधित है? तो गोहिलों तथा चहमानों से। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो ताम्रलिप्ति और सप्तग्राम। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था? तो ये था देवल, थाना, खंभात तथा बड़ौच। देवल, थाना, खंभात तथा बड़ौच, ये भारत के पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन लेखों के उत्कील कार्तिक संक्रांति दिवस का संबंध किससे है? तो कृषि से। प्रारंभिक मध्ययुगीन लेखों में उल्लिखित कार्तिक संक्रांति दिवस का संबंध किससे था? तो कृषि से था। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध तालाब कौन कौन से थे? तो राहिल्य सागर, किरत सागर, बेलाताल, विजय सागर, कल्याण सागर। कौन कौन से हैं चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध तालाब? राहिल्य सागर, कीरत सागर, बेलाताल, विजय सागर, कल्याण सागर। आगे देखिए, वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे देखिए, पूर्व मध्यकालीन किस राजवंश ने सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था? राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा। पूर्व मध्यकालीन राजवंश में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजवंश को दिया गया है? तो गढ़वाल वंश। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजवंश को दिया गया है? तो गढ़वाल वंश को दिया गया। किस राजपूत शासकों ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? तो कलचुरी और चंदेल शासक। किस राजपूत शासकों ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी? तो कलचुरी तथा चंदेल शासक। महिला शासक रुद्रम्मा किस राजवंश की थी? तो काकतीय राजवंश की थी। रुद्रमा देवी थी ये। इस पे मूवी भी बनी हुई है दक्षिण भारत की, साउथ मूवी। 11वीं शताब्दी में किस देश में कुतुबनुमा का आविष्कार किया गया था? चीन में। अधिकांश भारतीय जहाज पूर्व मध्यकाल के चीन में किस बंदरगाह से उतरे थे? तो फूचो। अधिकांश भारतीय जहाज मध्यकाल में चीन के किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो फूचो। थियोडोसियन अभिलेख 10वीं शताब्दी में निम्नलिखित बाजारों का उल्लेख मिलता है।
सिडोनी सिडोनी अभिलेख 10वीं शताब्दी में निम्नलिखित बाजारों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से हैं देखते हैं। देसी हट ये वस्त्र बाजार था। दोषी हट ये वस्त्र बाजार था। प्रसन्न हट सोमरस बाजार, हट सोमरस बाजार। कटुस हाट सड़क के किनारे का बाजार, कटुस हाट सड़क के किनारे का बाजार। महट्टा का हट मुख्य बाजार, महट्टा का हट यह मुख्य बाजार था। धार्मिक सांस्कृतिक तथा साहित्यिक जीवन, राजपूत काल में कौन सा धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था। हिंदू धर्म तथा जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। राजपूत काल में किस देवी देवताओं की उपासना होती थी। विष्णु शिव सूर्य दुर्गा, विष्णु शिव सूर्य दुर्गा। राजपूत काल में किस देवी देवताओं की उपासना होती थी। विष्णु शिव सूर्य दुर्गा। राजपूत काल में गुजरात के राजपूत चालुक्य शासकों ने किस धर्म को राजधर्म बनाया था। ये जैन धर्म को बनाया था गुजरात के चालुक्य शासकों ने। किस राजवंश के शासकों ने खजुराहो में जैन तीर्थंकरों को 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। तो चंदेल राजवंश थे जिन्होंने जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण कराया था खजुराहो में। राजस्थान के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। चालुक्य या सोलंकी वंश। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का उदय हुआ था। वज्रयान शाखा का उदय होता है पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म की नई शाखा का। राजपूत काल में किस धर्म का पतन या ह्रास होता है। तो बौद्ध धर्म का पतन होता है। राजपूत काल में किस धर्म का पतन या ह्रास होता है। बौद्ध धर्म का। मानसोल्लास अभिलाषा तीर्थ चिंतामणि नामक संग्रह जिसमें संगीत एवं नृत्य का एक मूल्यवान अच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो सोमेश्वर द्वारा। नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। तो संत रक्षित, पद्मसंभव, कमलशील और स्थिरमती। मालवा स्थित मंदसौर अभिलेख में का लेखक कौन था। तो वत्स भट्टी। मालवा स्थित मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था। वत्स भट्टी था। कौन सा स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पाटन के नाम से जाना जाती थी। तो सोमनाथ। 11वीं शताब्दी में की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन था। तो ये कौन था। रमाई पंडित था। रमाई पंडित। 11वीं शताब्दी में शून्य पुराण का लेखक रमाई पंडित। भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का अर्थ क्या होता था। तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा। भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का क्या अर्थ होता था। तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा। सीवर ने किस भाषा में 350 पुस्तकों का उदाहरणों से चयनिका संकलित की थी। तो संस्कृत में। सीवर ने किस भाषा में 350 पुस्तकों के उदाहरणों की चयनिका संकलित करी थी। संस्कृत में। किस किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि से संबंधित है। तो जैन मत। किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि से संबंधित है। तो ये जैन मत से संबंधित है। किस एक राजपूत वंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया। तो चंदेल। किस एक राजपूत वंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया। तो चंदेल। सर्वदर्शन संग्रह क्या है। तो यह भौतिकवाद से लेकर एकांतवाद तक की 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। सर्वदर्शन संग्रह क्या है। यह भौतिकवाद से लेकर एकांतवाद तक के 16 दार्शनिक विधाओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। नागर शैली के स्थापत्य का कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। नागर शैली का स्थापत्य का कौन उत्कृष्ट उदाहरण है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। और भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो इल्म हिसाब। भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो इल्मुल हिसाब। इल्मुल हिसाब।
कौन राजपूत काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ था? तो भास्कराचार्य था। किसका कथन है हिंदुओं को यह विश्वास था कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है और उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है? तो ये अलबरूनी का कथन है। किस राजपूत कालीन शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध और ग्रंथ लिखा है? तो परमार भोज ने। 19वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक रचना को जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है लेखा पद्धति। प्रारंभिक मध्ययुगीन में भू अनुदान व्यवस्था का प्रचलन किस क्षेत्र में नहीं था? तो पंजाब क्षेत्र में नहीं था। पूर्व मध्यकाल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन विभाजन अधिकांशतः किस कारण था? व्यावसायिक वर्गों का जातियों में परिवर्तन। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? यस्कर। राजतरंगी के अनुसार निर्वाचन द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? यस्कर था। किसके द्वारा संपन्न हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। किसके द्वारा संपन्न हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र कहाँ रहते थे? तो कश्मीर में रहते थे। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र कहाँ रहते थे? कश्मीर में। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो बृहत कथा मंजरी, भारत मंजरी और रामायण मंजरी। कौन सी क्षेमेंद्र की रचनाएं? बृहत कथा मंजरी, भारत मंजरी और रामायण मंजरी। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को किसने भूमिदान दिया था? तो पाल राजा देवपाल ने। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को किसने भूमिदान दिया था? तो पाल राजा देवपाल ने। 1100 से 1300 की अवधि में ताड़पत्रों पर निष्पादित लघु हस्तशिल्प चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? पश्चिमी भारत प्रसिद्ध है। आगे देखिए, विशाल बौद्ध विहार सोमपुर कहाँ स्थित है? पूर्वी बिहार गया क्षेत्र में। विशाल बौद्ध विहार सोमपुर कहाँ स्थित है? तो पूर्वी बिहार में स्थित है। तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाएं। ये वीडियो आपके जीएस सेक्शन के लिए बहुत ही, जीएस सेक्शन में जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सभी परीक्षाओं में ये इतिहास पूछा ही जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।